101 क्वेश्चन है। द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, कंपटीशन, एक्टिविटीज़, पनिशमेंट। तो यह है प्रॉपर ट्रेनिंग। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। ऑप्शन नंबर ए कंसेप्शन, बर्थ, इन्फेंसी, चाइल्डहुड। सो ऑप्शन नंबर ए कंसेप्शन। डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। कंसेप्शन होता है जब मेल और फीमेल सेल्स मीट करते हैं और जाइगोट बनता है, उसको बोलते हैं कंसेप्शन। तो तभी से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और थ्रू आउट लाइफ चलती है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज, तो ये है मोटिवेशन। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज मोटिवेशन कैसे? जैसे अगर हमें पता है ये एग्ज़ाम हम क्रैक कर लेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी, तो वो क्या हमें मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, तो वो है नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज मोटिवेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू, तो ये सिमिलर है एक्सपेरिमेंटल मेथड के, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम निकला। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन भी वैसी है कि किसी को ऑब्जर्व करना सिस्टमैटिकली। नेक्स्ट है डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स। अगर दो डिफरेंट ओकेजन्स पे सेम रिजल्ट आ रहा है सेम टेस्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट refers to consistency of the scores obtained by an individual on same test on two different occasions. Psychophysics is a study of, तो साइकोफिजिक्स स्टडी है साइकोलॉजिकल परसेप्शन और फिजिकल स्टिमुलाई की। ऑप्शन नंबर सी। Which of the following part of the brain is responsible for transferring शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी? तो ये है हिपोकैम्पस। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, गुड बॉय एटीट्यूड इज इन, तो ये आप देख सकते हैं कोहलबर्ग थ्योरी की 3 स्टेजेस, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो ऑप्शन नंबर बी कन्वेंशनल मोरालिटी। द एक्ट इन विच पीपल हेल्प समवन विदाउट एनी रीज़न, मोटिव और वी कैन से पर्सनल इंटरेस्ट इज़ नोन एज, तो जब हम किसी की हेल्प कर देते हैं बिना किसी फ़ायदे के अपने, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रो सोशल बिहेवियर। फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन होल्ड करती है 15 से 30 सेकेंड तक। तो ऑप्शन नंबर ए 30 सेकेंड्स और लेस। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वॉज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉज, तो एक्सपीरियंस को देख के आप सोच सकते हैं कि एक्सपीरियंशियलिज्म होगा, बट एक्सपीरियंशियलिज्म में क्या बोला है? एक्सपीरियंशियलिज्म में बोला है कि इंडिविजुअल जो है डेली एक्सपीरियंस से लर्न करता है। उसमें ये नहीं बोला गया कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस ये है ये है। तो वो बेसिक एलिमेंट्स जो पढ़ रहे थे वो कौन थे? स्ट्रक्चरलिस्ट, तो स्ट्रक्चरलिज्म। फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो ये हैं विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने पहली साइकोलॉजी लैब बनाई थी और इन्होंने ही फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश किया था, वो था स्ट्रक्चरलिज्म। फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जीन पियाजेट, उल्रिक नीसर, जेरोमी ब्रूनर या एल्बर्ट बंडूरा? तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर बोलते हैं उल्रिक नीसर को, क्योंकि इन्होंने कोई एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया हुआ है 1986 में, और इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर बोलते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। इन्होंने ट्रायल और एरर थ्योरी भी दी थी। नेक्स्ट है फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट, तो फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट बोलते हैं एल्बर्ट बंडूरा को।
एल्बर्ट बंडूरा को क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1950 से 1960s के बीच में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें एल्बर्ट बंडूरा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट है एल्बर्ट बंडूरा, और फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है निसर, यूल्रिक निसर। बट फाउंडर ऑफ कॉग्निटिविज्म बोलेंगे तो वो होगा एडवर्ड टॉलमेंड एंड जीन पियाजेट। द बुक द एनिमल माइंड इज़ रिटन बाय, तो एनिमल माइंड लिखी है वॉशबर्न ने। ये एडवर्ड टिचनर की स्टूडेंट थी, और ये फर्स्ट वुमेन है जिनको पीएचडी की डिग्री दी गई साइकोलॉजी में। द बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ रिटन बाय, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी लिखी है यूल्रिक निसर ने। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब वॉज ओपन बाय विलियम वुंट इन जर्मनी। जर्मनी में खोली थी उन्होंने अपनी फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, और कहाँ खोली थी? लिप्जिग, जर्मनी। In 1916 फर्स्ट साइकोलॉजी लैब वॉज ओपन बाय डैश इन कैलकाटा। तो कैलकाटा में किसने खोली थी सबसे पहले साइकोलॉजी लैब 1916 में? एन सेनगुप्ता। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इज़ अ बुक रिटन बाय, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। तो ये किसने लिखी थी बुक? ये लिखी थी विलियम जेम्स ने। फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज़, तो ये हमने पढ़ा था स्कूल्स ऑफ थॉट में कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो वो हैं अब्राहम मैस्लोव। इन्होंने दी थी मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। फादर ऑफ गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट, तो फादर ऑफ गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट है मैक्स वर्दिमीर। ये भी हमने पढ़ा था स्कूल ऑफ थॉट में। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, तो फाउंडर हैं इसके कार्ल रॉजर्स। देखो डिफरेंस है, फाउंडर हैं कार्ल रॉजर्स और फादर है अब्राहम मैस्लोव। फादर और फाउंडर में डिफरेंस क्या होता है? फादर वो होता है जिसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया उस फील्ड में, मतलब उस फील्ड को रेवोल्यूशनाइज ही कर दिया हो, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हो, तो उसको बोलेंगे फादर। और फाउंडर वो होता है जिसने स्टार्ट की हो वो चीज़। तो फाउंडर थे इसके कार्ल रॉजर्स और फादर हैं अब्राहम मैस्लोव। फाउंडर ऑफ कॉग्निटिविज्म, कॉग्निटिविज्म के फाउंडर थे एडवर्ड टॉलमेंड एंड जीन पियाजेट। सो जीन पियाजेट, ऑप्शन नंबर बी। प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको स्कूल्स ऑफ थॉट एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रोस्पेक्शन किस किस उसमें यूज़ हुआ है। यूज़ हुआ था स्ट्रक्चरलिज्म में और फंक्शनलिज्म में। तो यहाँ पे फंक्शनलिज्म नहीं है, स्ट्रक्चरलिज्म ही है। सो ऑप्शन नंबर ए। द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज़ रिलेटेड विद, तो ये आप गैस करो कि किससे रिलेटेड होगा? फंक्शनलिज्म, सोशल कंटेक्चुअल, गेस्टॉल्ट या एक्सपीरियंशियलिज्म। तो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ऐसा था जिन्होंने बोला कि इंडिविजुअल एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के नहीं समझने की कोशिश करता है, इंडिविजुअल पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखता है। तो वो कौन सा स्कूल था? गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये बोला था गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट ने। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज़ अ बुक रिटन बाय, तो ये बुक लिखी है सिगमंड फ्रॉइड ने। द साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव इन द बेसिक्स ऑफ साइकोएनालिसिस बट स्ट्रेड फ्रॉम सम आइडियाज ऑफ फ्रॉइड्स ऑन सेक्सुअल डिज़ायर्स आर कॉल्ड, तो ऐसे भी कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जो फ्रॉइड के साथ एग्री करते थे उसकी रिसर्च थ्योरीज पे, बट वो फ्रॉइड की थ्योरी को कम्प्लीटली नहीं मानते थे। उनको क्या बोलते हैं? हाफ फ्रॉइडियन, नियो फ्रॉइडियन, पार्शियल फ्रॉइडियन या प्रो फ्रॉइडियन। तो उन्हें बोलते हैं नियो फ्रॉइडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट? थॉर्नडाइक, पियाजेट, वॉटसन, कोहलर। तो जो थॉर्नडाइक हैं वो तो थे बिहेवियरिस्ट,
पियाजेट कॉग्निटिविस्ट, वॉटसन भी थे बिहेवियरिस्ट, और कोहलर भी हैं कॉग्निटिविस्ट। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? तो जो पियाजेट हैं उन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरीज कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी बेस्ड थी कि जो इंडिविजुअल है वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज अपनी इन्वायरमेंट से। जैसे इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बोला कि बच्चा जो है वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज आसपास की इन्वायरमेंट देख के। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है वाइगोट्स्काई की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से। होता क्या है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD? ऐसा करके होता है A B जोन और ये C जोन। ये जो होता है A जोन होता है, इसको बोलते हैं कि बच्चा यहाँ ये चीज़ें खुद सीख पाता है, मतलब बिना किसकी असिस्टेंस के लिए हुए कर पाता है। और सेकंड जोन जो है ये, इसको बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि जो बच्चा किसी की हेल्प से कर सके। A में वो काम आएंगे जो बच्चा खुद कर पाएगा, B में वो काम आएंगे जो बच्चा किसी की एक्सपर्ट की असिस्टेंस के साथ कर पाएगा, और C में वो काम आएंगे जो बच्चा कभी कर नहीं पाएगा, या तो वो कर नहीं पाएगा या वो करना नहीं चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको चलना आता है, वॉक करने आता है, बट वो साइकिल नहीं चला पा रहा, तो साइकिल चलाना तो सीख ही जाएगा धीरे धीरे किसी एक्सपर्ट के असिस्टेंस के साथ। उसके पेरेंट्स जो हैं उसको साइकिल चलाना सिखा देंगे धीरे धीरे, बट कुछ काम है वो कभी नहीं कर पाएगा। जैसे आप उसको बोलो कि तो उड़ के दिखा, तो वो कभी उड़ पाएगा? तो वो C कैटेगरी में आएगा, मतलब जो काम बच्चा कर ही नहीं सकता कभी, या फिर करना नहीं चाहता। फॉर स्किनर, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ a continuous shaping process, maturation, recapitulation, sudden qualitative reorganization of behavior। तो स्किनर कौन थे? बिहेवियरिस्ट थे, एक बिहेवियरिज्म का सपोर्ट करते हैं ये। बिहेवियरिज्म में क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल को हम ट्रेनिंग के साथ सिखा सकते हैं कोई भी चीज़। तो इज़ अ कॉन्टीन्यूस शेपिंग प्रोसेस। वट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वॉटसन एक्सपेरिमेंट विद? तो इवन पैवलोव का तो सबको पता होता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। फिर दूसरे हैं वो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले BF स्किनर, उनका भी सबको पता होता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे किया उन्होंने। बट जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है वॉटसन, उनका पता नहीं होता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग में। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग कंडीशन करती है एमिटेड रिस्पॉन्सेस को, मीन्स जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देगा कोई, उसको कंडीशन करने की वो वैसा बार बार कर पाए। इन जनरल टर्म्स, व्हाट डज कॉग्निटिव डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट? कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं? अ चाइल्ड अंडरलाइंग कॉम्पिटेंस, द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, व्हाट द चाइल्ड एक्चुअली डज, व्हाट द चाइल्ड सेज अबाउट व्हाट दे डू। तो वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं अ चाइल्ड्स अंडरलाइंग कॉम्पिटेंस, मतलब जो क्षमताएं चाइल्ड के अंदर पहले से ही हैं उसको उभारते हैं, वो निकालते हैं उसको बाहर जो दबी हुई हैं उसके अंदर। व्हाट इज़ द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस? सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमास, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, ऑप्शन नंबर A। क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें बच्चा रियलिटी जो आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है ये सब। और स्कीमास वगैरह तो वो तब बनाएगा जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा और कोई नई चीज़ देखेगा। अ सेल्फ एस्टीम करिकुलम ऑनर्स सोसाइटीज़ फ्री ब्रेकफास्ट एंड लंचेस एंड कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर एप्लीकेशंस ऑफ। तो ये एप्लीकेशंस हैं मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। क्योंकि मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स में मैस्लोव ने बोला कि ह्यूमन की जब तक नीचे वाली नीड पूरी नहीं होती है तब तक वो ऊपर की नीड में शिफ्ट नहीं होता है। तो उनको जो बेसिक नीड्स हैं जैसे खाना, अकॉर्डिंग टू एडलर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ चिल्ड्रंस मिसबिहेवियर। तो जब चाइल्ड मिसबिहेव करता है तो इनमें से कौन सा है जो उसका गोल नहीं होता है। रिवेंज हो सकता है, अगर चाइल्ड अपने पेयर को मार रहे है कुछ तो हो सकता है दूसरे बच्चे ने भी उसको मारा होगा तो वो रिवेंज कर ले रहा है उसके साथ मिसबिहेव करके। अटेंशन लेने के लिए भी बच्चे क्या करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। पावर, अपनी पावर शो कर रहा होता है। और अफेक्शन लेने के लिए नहीं करते मिसबिहेव। सो ऑप्शन नंबर सी। Primary children will learn most effectively in an atmosphere where their emotional needs are met and they feel that they are valued, where the teacher is authoritative and clearly dictates what students should be done. ये तो नहीं होगा। Where the focus and stress are only on mastering primary cognitive skills of reading, writing and mathematics, where the teacher leads all the learning and expects students to play a passive role. तो बी, सी और डी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। Where their emotional needs are met and they feel that they are valued. Which of the following is a sensitive period pertaining to language development? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा पीरियड सेंसिटिव है सबसे ज़्यादा? प्रीनेटल होता है फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ को बोलते हैं प्रीनेटल। अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडल्टहुड? तो एडल्टहुड में तो लैंग्वेज डेवलपमेंट उससे पहले हो गई होती है, तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से होगा। और लैंग्वेज सीखता है बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? ए है डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन क्लास, कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट होगी तो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट भी ढंग से होगी। गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन मोटिवेटिंग देम टू वर्क, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स, डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट। अगर बच्चे को पनिशमेंट मिलती है तो उसके अंदर डाउट क्रिएट होगा कि शायद मैंने ठीक नहीं किया इसलिए मैम ने मेरे को मारा, या फिर शायद मैं काबिल ही नहीं हुई करने के, तो उसका सेल्फ कंसेप्ट मतलब खुद के बारे में कंसेप्ट ख़राब हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी, डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड? सिबलिंग्स एंड टीचर्स, टीचर्स एंड पेयर्स, पेयर्स एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। क्योंकि बच्चा जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा छोटा होता है वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को ही देख के सीखता है कि कौन कौन से बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल होते हैं ग्रुप में और कौन से नहीं। जैसे उनके पेरेंट्स और सिबलिंग्स इंटरेक्ट करेंगे ग्रुप्स में, उनको देख के वो सीखता है कि कैसे कैसे इंटरेक्शन करना होता है। Anyone can become angry. That is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, that is not easy. This is related to, इसका मतलब है गुस्सा किसी को भी आ सकता है, बट राइट पर्सन से गुस्सा होना राइट टाइम पे, और राइट डिग्री मतलब कितना ज़्यादा गुस्सा होना है, और फॉर द राइट पर्पस, राइट रीज़न के वजह से गुस्सा होना, और राइट वे में गुस्सा होना वो आसान नहीं है। मतलब गुस्सा कोई भी हो सकता है बट प्रॉपरली कैसे किस पे कितना गुस्सा करना है वो आसान नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो रिलेटेड है इमोशनल डेवलपमेंट से। ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो इमोशनली ढंग से डेवलप हुआ होगा वो ये सब कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व when infants think with their eyes, ears and hands? तो think with their eyes, ears and hands का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो हाथ पैर और आइज़ यूज़ करके सीखते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होती है? जब फर्स्ट स्टेज होती है बच्चा बहुत छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर स्टेज। अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप। द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, तो बच्चा किस वजह से रो रहा होता है? इमोशनल एंग्जाइटी।
सेल्फ बेस्ड इवेल्युएशन ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज सेल्फ हेल्प, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस। तो ये है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ एस्टीम होती है कि हाउ वी वैल्यू एंड परसीव आवर सेल्व्स, कि हम खुद को कैसे देखते हैं सोसाइटी के कंपैरिजन में। जैसे आप खुद कहीं बैठे हो और आप नोटिस कर रहे कि मैं ज़्यादा बेटर लग रहा हूँ दूसरे बंदे से, या मैं ज़्यादा बेटर हूँ इससे इस टर्म्स में, तो वो बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। मतलब खुद की वैल्यू करना और खुद को परसीव कर रहे हो कि मैं दूसरे के कंपैरिजन में कैसा हूँ, तो वो है सेल्फ एस्टीम। ऑप्शन नंबर सी। According to Freudian understanding, thoughts or motives that person is currently aware of or is remembering is called, तो जो पर्सन अभी अवेयर है जिन चीज़ों के और अभी रिमेंबर कर रहा है उन चीज़ों को, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बोलेंगे नहीं कि आप कॉन्शियसली बैठे हुए हो और चीज़ें सीख रहे हो। मेमोरी तो होगा कि मेमोरी, आप कोई चीज़ आपकी मेमोरी में आप सोचने की कोशिश कर रहे हो। सब कॉन्शियसनेस वो तो सब कॉन्शियसली चलती है, आप कॉन्शियसली उसके बारे में उतना अवेयर नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर ए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन इन्वायरमेंटल सिचुएशन, कॉग्निटिव सिचुएशंस, परसेप्चुअल सिचुएशंस, इमोशनल सिचुएशंस। तो किस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें मिलेंगे? तो वो होंगी परसेप्चुअल सिचुएशंस। परसेप्चुअल सिचुएशंस क्या होती हैं? परसेप्चुअल सिचुएशन होती हैं कि कोई चीज़ आपको दिखाएगी और आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। जैसे जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे आप CDS का एग्जांपल ले लो, तो उसमें जब SSB इंटरव्यू होगा तो उसमें फ़ोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं और बोला जाता है कि इसके ऊपर स्टोरी लिखो। तो अब हर कोई बच्चा उसको देख के अलग अलग परसीव करेगा, कोई पॉजिटिव स्टोरी लिखेगा, कोई नेगेटिव स्टोरी लिखेगा, तो वो उनकी खुद की परसेप्शन है, तो वो है परसेप्चुअल सिचुएशंस। Degree of consciousness about thinking, feelings and actions is self-awareness, self-esteem, self-respect या self-confidence। तो ये है self-awareness। Degree of consciousness मतलब खुद के बारे में कितना हम जानते हैं। Degree of consciousness about thinking, feelings and actions मतलब खुद की थिंकिंग्स, खुद की फीलिंग्स और खुद की एक्शंस के बारे में हम कितना जानते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ-अवेयरनेस। Dash propounds that childhood experiences influence the adult behavior। तो ये किस थ्योरी में बोला था? साइको एनालिटिक थ्योरी। फ्रॉइड ने बोला था ना कि सब कॉन्शियस में जो चल रहा होता है उससे ही हमारी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है, और जो चाइल्डहुड में इवेंट्स हुए होते हैं उसकी वजह से एडल्टहुड में हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। मैस्लोव इन हिज ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स showed that challenging new task is the basic human need। ऐसा तो कुछ था नहीं उसमें। Money always motivates workers, तो ये भी मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स में नहीं था। Safety and security is a low order human need, और workers will not give their best unless they have good social events provided। तो वर्कर्स अपना बेस्ट नहीं देंगे क्योंकि अगर अच्छे उनको सोशल इवेंट्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसा भी कहीं नहीं बोला था मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स में। तो ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज़ अ लो ऑर्डर ह्यूमन नीड। तो ये मैस्लोव ने उसमें बताया था। सेकंड या थर्ड थी, नहीं सेकंड थी आई थिंक। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, MCQs वाली वीडियो में, मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ऑप्शन नंबर सी। मैच्योरेशन चेंजेस अकर इन अ फेयरली प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस एंड कॉन्टिन्यू अंटिल, मैच्योरेशन जो है वो एडल्टहुड तक चलती है। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्कोप ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड? इन्वायरमेंट, एक्साइटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिक या लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो चाइल्ड कब सोशलाइजेशन करेगा? वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेगा, कि अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है तो वो सोशलाइज करेगा, और अगर उसको फ्रेंडली नहीं लग रही तो वो सोशलाइज नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी इन द चाइल्ड? स्ट्रगल, पेन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। सो ऑप्शन नंबर सी, फ्रस्ट्रेशन।
हाउ डू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अफेक्ट द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड? कॉन्टीन्यूसली, इनडायरेक्टली, ग्रेटली या कॉमनली? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटली। काफ़ी इफेक्ट होते हैं बच्चे अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स की सोशलाइजेशन से, कि ब्रदर्स और सिस्टर्स ज़्यादा सोशलाइज करते हैं तो बच्चा भी वो क्वालिटी सीखेगा। द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइजेस अ स्कूल बोर्ड ऑन ओल्ड करिकुलम, न्यू करिकुलम, सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलस, बिहेवियरिस्ट लर्निंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं स्कूल बोर्ड को न्यू करिकुलम पे। साइकी एंड लोगोस इन साइकोलॉजी मीन्स। तो साइकी का मतलब है सोल और लोगोस मीन्स स्टडी। सो ऑप्शन नंबर ए। द मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, अ फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो ये गुड एग्जाम्पल है रिकॉल का। मतलब जो जो हमने पढ़ा होगा, सीखा होगा, जब फिलिंग द ब्लैंक आएगा तो हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। व्हेन चॉइसेस आर गिवन इट इज़ मच ईजियर टू आइडेंटिफाई जिनीन वन, अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो आपका भी चल रहा है ये किस चीज़ का गुड एग्जाम्पल है? रिकॉग्निशन का। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है किसी चीज़ का तो आप ऑप्शन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी, रिकॉग्निशन। विच फैक्टर्स वर इंक्लूडेड इन स्टर्नबर्ग्स ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो वो हैं एनालिटिक थॉट, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी। यूजिंग द एक्रोनिम विबग्योर टू स्टडी द कलर्स ऑफ अ रेनबो, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। जब हमें रेनबो के कलर्स पढ़ने हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह, तो हमने ये एक शॉर्टकट बना लिया होता है याद रखने के लिए, विबग्योर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मनेमोनिक्स। ऑप्शन नंबर डी। कोई भी हम ट्रिक्स बना लेते हैं कोई चीज़ सीखने के लिए तो उसको बोलेंगे मनेमोनिक्स। हाउ मैनी फैक्टर्स डिड थर्स्टन एसोसिएट विद इंटेलिजेंस? तो थर्स्टन ने इंटेलिजेंस के साथ 7 फैक्टर्स एसोसिएट किए। ऑप्शन नंबर बी। स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वर इंक्लूडेड इन हुज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो ये इंक्लूडेड थे गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस डिड गार्डनर आइडेंटिफाई? तो गार्डनर ने आइडेंटिफाई किया 8 फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बट अब करंटली बोल रहे हैं कि 9 फॉर्म्स हैं उसकी, बट गार्डनर ने जब आइडेंटिफाई किया था तो 8 ही थे। हाउ मैनी मेंटल एबिलिटीज़ वर आइडेंटिफाइड बाय गिलफोर्ड? गिलफोर्ड ने आइडेंटिफाई की थी 120, इसको भी बोल रहे हैं 150 हैं, बट ऑप्शंस में 120 ही आएगा तो आप 120 टिक करके आएंगे। द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डिज़ाइंड बाय 2 फ्रेंचमैन और वो हैं बिनेट एंड साइमन। ऑप्शन नंबर ए। इन द फॉर्मूला फॉर IQ, CA स्टैंड्स फॉर क्रोनोलॉजिकल एज, कंपैरेटिव एज, कंप्यूटेशन आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्रास्टिंग अरेंजमेंट्स। तो वो है क्रोनोलॉजिकल एज। क्या होता है CA का फॉर्मूला? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये मैंने आपको करवाया भी फर्स्ट वीडियो में। सो ऑप्शन नंबर ए, क्रोनोलॉजिकल एज। द बिलीफ दैट इंटेलिजेंस इज़ अ जनरल एबिलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ। तो ये है स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी पे बेस्ड, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी में बोला था, एक G फैक्टर होता है जनरल इंटेलिजेंस और एक होता है S फैक्टर स्पेशल इंटेलिजेंस। तो ये ऑप्शन नंबर ए, स्पेयरमैन। According to Sternberg, intelligence is made up of 3 different intelligences, a single general underlying ability,
मेड अप ऑफ 8 और मोर इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़, नन ऑफ द अबव। तो ये अभी आप वीडियो ढंग से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, पहले ही ऐसा सिमिलर एक MCQ हमने किया है स्टर्नबर्ग वाला, तो उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये आप खुद करना और कमेंट करना कि क्या है इसका आंसर। विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? स्पेशल एबिलिटी, विजुअल एबिलिटी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस, या इमोशनल एबिलिटीज़ एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो ये भी मैंने आपको अभी करवाया, पता चल गया होगा आपको क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, एस फैक्टर और जी फैक्टर बताया ना मैंने, वही है। रिसर्च शोज डैट फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू टीचर इफेक्टिवनेस। तो रिसर्च ने बताया कि इनमें से एक फैक्टर है जो टीचर की इफेक्टिवनेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स, यूज़ ऑफ ICT, एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यूजिंग स्टूडेंट फीडबैक। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है टीचिंग में। यूज़ ऑफ ICT का भी यूज़ करते हैं आजकल, स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह होते हैं, तो उससे इफेक्टिव बनती कि नहीं बनती है? बनती है। यूजिंग स्टूडेंट फीडबैक, स्टूडेंट का फीडबैक यूज़ कर रहे हैं हम, तो खुद इम्प्रूव करेंगे कि स्टूडेंट ने फीडबैक दिया, सर आपने ये ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया, तो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि इसको ज़्यादा अच्छे से समझाएं, तो उससे हमारी टीचिंग इफेक्टिवनेस बेटर होगी। नेक्स्ट टाइम हम किसी और को वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। रिसर्च ने बताया कि एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से टीचर की इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ती। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में प्रोफेसर्स होते हैं, बोलते हैं हम यहीं हो गए, हमें 10 साल 15 साल इतने टाइम से मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, बट उनका आप टीचिंग स्टाइल देखो तो समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टीचर इफेक्टिवनेस पे। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड वॉज डिफाइंड बाय, तो ये डिफाइन किया था साइको एनालिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर सी। साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज द डैश, मतलब सिंपली हम साइकोलॉजी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? साइंस ऑफ द सोल। ऑप्शन नंबर सी। एडवर्ड टिचनर डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ, तो एडवर्ड टिचनर कौन थे? ये फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में थे, स्ट्रक्चरलिज्म में थे, ये हैं स्ट्रक्चरलिस्ट। ये थे विलियम वुंड के स्टूडेंट, और स्ट्रक्चरलिज्म रिलेटेड है कॉन्शियस एक्सपीरियंस से। तो एडवर्ड टिचनर डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर, तो ये हैं विलियम वुंड। ये भी स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो जो चीज़ इंडिविजुअल को रिस्पॉन्स देने के लिए उत्साह है उसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। ये हमने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, स्टिमुलस। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर वगैरह ठीक करती है। तो ऑप्शन नंबर बी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फाउंडर हैं एल्फ्रेड एडलर। द साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड पर्सनैलिटी यूजिंग इंक ब्लॉट्स इज नोन एज, तो इस टेस्ट को बोलते हैं रॉसचैच टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। SR कंसेप्ट वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बाय, तो SR कंसेप्ट किसने इस्टेब्लिश किया था? वॉटसन, विलियम जेम्स, पैवलोव या BF स्किनर। तो SR कंसेप्ट है क्या? स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंसेप्ट, तो ये इस्टेब्लिश किया था वॉटसन ने। फ्रॉम द फॉलोइंग हु रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड ऑफ साइकोलॉजी? BF स्किनर, फुलटन, कैटल, JB वॉटसन। तो इंट्रोस्पेक्शन जब बिहेवियरिस्ट आए तो उन्होंने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो बिहेवियरिज्म किसने इस्टेब्लिश किया? उसके फाउंडर और फादर हैं JB वॉटसन। सो ऑप्शन नंबर डी।
इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बिहेवियर आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इन डैश मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी पैसिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज यूजुअली डन। ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड या जेनेटिक मेथड। तो ये आपको किससे रिलेट करता लग रहा है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड तो खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके पता लगाना कि थॉट्स और इमोशंस हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्वेशनल मेथड है किसी की ऑब्जर्वेशन करना और एनालिसिस करना। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कि पैसिव स्टडी करना किसी के बारे में और उसका ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस करना, वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड में। कंसेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म या एक्सपीरियंशियलिज्म। तो इंट्रोस्पेक्शन आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म में यूज़ हुआ था और सेकंड हुआ था फंक्शनलिज्म में भी यूज़ हुआ था। और कॉन्शियस एक्सपीरियंस अभी पढ़ते आ रहे हैं हम, वो एडवर्ड टिचनर ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस डिफ़ाइन किया है साइकोलॉजी को। फिर विलियम वुंड, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को। तो वो कौन है? स्ट्रक्चरलिस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चरलिज्म। डैश इज ऑल्सो थ्योरी एंड अ थेरेपी। तो साइको एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ए, ये थ्योरी भी है और थेरेपी भी। द पर्सपेक्टिव विच इज़ कंसर्न विद करेक्टरिस्टिक्स चेंजेस डैट अकर इन पीपल एज दे मैच्योर इज़ नोन एज। तो जब कोई मैच्योर होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उससे क्या रिलेटेड है पर्सपेक्टिव, वो है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो वो हैं रुडोल्फ गोएकल, ऑप्शन नंबर ए। एवोल्यूशनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द पोटेंशियल रोल ऑफ एवोल्यूशन इन बिहेवियर, माइंड, थॉट, फिजिक। तो ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियर। एम्फेसाइजिंग what comes to mind first or readily quickly is known as, तो वो है ह्यूरिस्टिक अप्रोच बोलते हैं ना। जैसे एक और अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको एसएसबी वगैरह का, तो उसमें भी होता है ये। जैसे कोई भी वर्ड आपको देंगे, लव, तो फर्स्ट थॉट जो आ रहा है आपको बोलना है विद इन 5 सेकेंड्स और कितना, तो उससे बंदे की साइकोलॉजिकल स्टेट पता चलती कि इस वर्ड को सुन के इसके दिमाग में सबसे पहले क्या आया। तो वो है ह्यूरिस्टिक। अ प्रॉब्लम चाइल्ड इज़ वन हु हैज़ एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, अ पुअर हेरिडिटी, पुअर होम इन्वायरमेंट या एन ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। हर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्लास में। Who is important functionalist psychologist was particularly interested in consciousness, memory and emotions। तो ये हैं विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी। द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, तो साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी दी है नोम चॉम्स्की ने, ऑप्शन नंबर ए। होप, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म एंड फ्लो टेक्स टुगेदर एज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी या पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो ये है पॉजिटिव साइकोलॉजी। सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल नॉलेज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन बोरोड फ्रॉम फिलॉसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या सोशियोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर बी, फिजिक्स। द फंक्शनलिस्ट आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो फंक्शनलिस्ट इन्फ्लुएंस्ड है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से, ऑप्शन नंबर ए। ईगो एंड आईडी आर रिलेटेड विद,
सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी, एल्बर्ट बंडूरा थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। तो स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी में तो कुछ था नहीं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी एक ही है। सो ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी। उसमें उन्होंने अनकॉन्शियस वगैरह के बारे में बात की थी और ईगो, आइडिया और सुपर ईगो भी डिफाइन की थी। ग्रीक्स स्टडीड साइकोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, रिलीजन, थियोलॉजी या बायोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर ए, फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, वन इज सोशलाइज्ड बाय पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशन, फूड या सुपर ईगो। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन। ये सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा में बताया है कि इंडिविजुअल जो है वो दूसरे को ऑब्जर्व करके भी सीखता है, जैसे मॉडलिंग वगैरह का एग्जांपल दिया था उसमें। मॉडलिंग मीन्स किसी मॉडल को देख के। कॉपिंग बिहेवियर इज ऑफन डैश, कॉन्शियस, ऑफन अनकॉन्शियस, डन डायरेक्टली, ऑलवेज गोल डायरेक्टेड। तो बिहेवियर किसी का अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो हमेशा नहीं है कि कॉन्शियसली कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली हो जाता है कि हम किसी का बिहेवियर कॉपी करते हैं। तो ऑफन, अनकॉन्शियस। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय। तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी कोहलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए,